आज सबसे पहले आपको अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के चौथे दिन का पूरा अपडेट देंगे और बताएंगे कि पिछले 24 घंटे में कहां पर बड़े हमले हुए। चौथे दिन भी जंग यूं ही जारी है, ना ईरान हारा है ना अमेरिका जीता है। हाल ये है कि ईरान पर जमकर बारूद बरसाया जा रहा है और दूसरी तरफ अमेरिका के चक्कर में कुवैत, कतर, यूएई और सऊदी अरब जैसे देश अपनी जमीन पर हमले झेल रहे हैं। ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है और अब लग रहा है कि ईरान इस युद्ध में अमेरिका को बुरी तरह थका सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अमेरिका ईरान को थका दे। लेकिन बड़ी बात यह है कि अमेरिका अब इस युद्ध से पीछे हट भी नहीं सकता। फिलहाल ईरान मिडिल ईस्ट में जमकर तबाही मचा रहा है। ऐसा लग रहा है कि ईरान तो डूबेगा, साथ में मिडिल ईस्ट के कई देशों को भी ले डूबेगा। दूसरी तरफ इजराइल ईरान में जमकर धमाके कर रहा है। वो ईरान की मिसाइल साइट्स को निशाना बना रहा है, साथ ही ईरान के उस डिफेंस सिस्टम पर अटैक कर रहा है जो इजराइल के फाइटर जेट्स को निशाना बनाता है। नेतन्याहू ने कसम खा ली है कि वो ईरान को बर्बाद कर देंगे। वो ईरान की लीडरशिप को पूरी तरह खत्म कर देना चाहते हैं और इस कोशिश में जानते हैं क्या क्या वो कर रहे हैं, हम आपको बताएंगे। अब वहां कोई खामेनेई जैसा नेता खड़ा ही ना हो पाए, ये नीयत है नेतन्याहू की। आज हम आपको ये भी बताएंगे कि इजराइल कैसे खामेनेई तक पहुंचा, कैसे उसने खामेनेई की सटीक लोकेशन का पता लगाया और मार डाला। आज इस सवाल का जवाब भी खोजेंगे कि कुछ लोगों के लिए भारत में रहकर भी खामेनेई रहबर कैसे हो सकते हैं। खामेनेई की मौत के बाद हुए विरोध प्रदर्शनों में ऐसे तमाम लोग सामने आए जिन्होंने अपनी हमदर्दी, वफादारी भारत के लिए नहीं बल्कि ईरान के लिए जाहिर की है। हम सुनाएंगे आपको, हम भी दंग रह गए। देश में कई घरों पर काले झंडे देखे गए हैं। भारत में माहौल ना बिगड़े, इसके लिए केंद्र सरकार ने कट्टरपंथियों की निगरानी के निर्देश दिए हैं। आज सवाल यह है कि जो शख्स भारत के खिलाफ कश्मीर के मुद्दे पर बोलता रहा, जो शख्स भारत में मुसलमानों की स्थिति को लेकर निंदनीय बातें करता रहा, आखिर उस शख्स के समर्थन में आप भारत में कैसे खड़े हो सकते हैं। देखिए, राज्य सरकारों को भी संभावित हिंसा के खिलाफ चेतावनी दी गई है। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर यह है कि ईरान ने अब सऊदी अरब के रियाद में अमेरिकी एम्बेसी पर 2 ड्रोन से हमला किया है और इस हमले में से जो अमेरिकी एम्बेसी है उसके डिप्लोमेटिक कंपाउंड में आग लग गई है। अल जजीरा के मुताबिक आज ईरान ने सबसे ज्यादा मिसाइलें सऊदी अरब की राजधानी रियाद पर ही दागी हैं और अब ऐसा लग रहा है कि ईरान के निशाने पर प्रमुख रूप से 3 देश हैं। एक है इजराइल, दूसरा है सऊदी अरब और तीसरा है यूएई, जहां दुबई और अबू धाबी जैसे शहर हैं। एक तरफ ईरान इन देशों पर मिसाइलें बरसा रहा है तो दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका ने भी ईरान को ईरान का जो सबसे पवित्र शहर है कोम, उस पर हवाई हमले किए हैं। इसमें भी सबसे बड़ा हमला असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स की उसी बिल्डिंग पर कर दिया है जहां आयतुल्लाह खामेनेई की मौत के बाद नए सुप्रीम लीडर का चुनाव होना था। सोचिए, पहले तो खामेनेई को मारा, खामेनेई के आसपास जितने लोग थे उन सबको मार डाला और अब जिस बिल्डिंग में कोम शहर में, जो उनका होली सिटी माना जाता है, धार्मिक शहर है कोम, उसी शहर में जिस बिल्डिंग में नए नेता का चुनाव हो रहा था, अब वहां पर हमला हो गया है। लेकिन इस बिल्डिंग पर हवाई हमला होने के बाद ईरान में इस्लामिक शासन का समर्थन करने वाले लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। आक्रोश का बड़ा कारण यह है कि कोम को ईरान का सबसे पवित्र धार्मिक शहर माना जाता है। हर साल दुनिया भर के करोड़ों शिया मुसलमान यहां पर पहुंचते हैं, इसी कोम में जियारत करने आते हैं और इस शहर को ईरान में इस्लामिक शिक्षा का केंद्र भी माना जाता है, जहां शरीयत और इस्लामिक कानून की पढ़ाई कराई जाती है। लेकिन अब यह शहर भी अमेरिका और इजराइल के निशाने पर है और इसे ईरान ने एक मुद्दा बनाना शुरू भी कर दिया है। ईरान ये कह रहा है कि इजराइल की दुश्मनी ईरान से नहीं बल्कि इस्लाम धर्म से है। अब कैसे इसे धर्म का चोला पहनाया जा रहा है और वो शिया मुसलमानों को ही खत्म करना चाहता है, ये आरोप ईरान अब अमेरिका पर लगा रहा है। इजराइल के तेहरान के गोलिस्तान पैलेस पर भी हमला किया है, जिसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है। यह महल 19वीं सदी में काजर राजवंश द्वारा बनाया गया था, जिसे ईरान के लोग अपनी पहचान से भी जोड़कर देखते हैं। लेकिन अब इस पर हमला होने के बाद ऐसा लग रहा है कि यह युद्ध धर्म युद्ध बनता जा रहा है। ये उसी महल की तस्वीरें हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। जितने भी वहां पर पर्यटक पहुंचते हैं वो यहां पर जरूर जाते हैं और इस पर हमले का मतलब है कि मामला और बिगड़ रहा है। ये देखिए किन हिस्सों पर जहां जहां पर
कुछ जगहों पर शीशे टूटे देख रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने भी अब से कुछ देर पहले दावा किया है कि ईरान इस युद्ध को रुकवाने के लिए बातचीत करना चाहता था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है और अब अमेरिका ईरान से कोई बातचीत नहीं करेगा। दूसरी तरफ ईरान ने भी ये कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप झूठ बोल रहे हैं और ईरान अब बातचीत से नहीं बल्कि अपनी मिसाइलों से जवाब देगा। आप खुद देखिए कि ईरान ने कैसे आज मिडिल ईस्ट के देशों पर मिसाइलें और ड्रोन्स दागे। खामेनेई की मौत के बाद ईरान प्रतिशोध की आग में जल रहा है और अब ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव अली लारिजानी ने यह कसम खाई है कि वो इजराइल और अमेरिका से अपना इंतकाम जरूर लेंगे। 67 साल के अली लारिजानी ही वो शख्स है जो ईरान के हमलों का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्हें आप समझ लीजिए जैसे भारत में एनएसए अजित डोवाल है, ठीक उसी स्थिति में अली लारिजानी को माना जाता है। अयतुल्लाह खामेनेई ने अपनी मौत से पहले उन्हीं को यह जिम्मेदारी सौंपी थी कि वो उनकी मौत के बाद दुश्मन देशों को कड़ा जवाब दे। अली लारिजानी खुलकर कह रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल ने खामेनेई की हत्या करके ईरान के लोगों के दिलों में आग लगाई है और अब वो उनके दिलों को जला देंगे। साल 2009 में टाइम मैगजीन ने अली लारिजानी को ईरान का जॉन एफ कैनेडी बताया था। उनका जन्म इराक के नजफ में हुआ था और उनके पिता मिर्जा हाशेम अमोली एक बड़े धार्मिक विद्वान थे। इसके अलावा अली लारिजानी का निकाह फरीदेह मुताहारी से हुआ। फरीदेह मुताहारी जो ईरान में इस्लामिक शासन के संस्थापक रुहुल्लाह खुमैनी के करीबी मुर्तजा मुताहारी की बेटी है और अपने आखिरी दिनों में अयतुल्लाह खामेनेई को भी अली लारिजानी पर सबसे ज्यादा भरोसा था। और आप यकीन नहीं करेंगे कि अली लारिजानी कुछ वक्त पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या कराने की बात भी कह चुके हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि ये जो खुलकर अमेरिका के खिलाफ बगावती तेवर थे उसका असल नेतृत्व लारिजानी ही कर रहे थे। और इस वक्त अगर ईरान मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देशों पर अंधाधुंध हमले कर रहा है तो इसके पीछे भी अली लारिजानी का ही दिमाग माना जा रहा है। और अब मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर यह दिखाती हूं कि इस युद्ध में अब तक किस देश का कितना नुकसान हो चुका है, क्योंकि अब इसको समझने की जरूरत है कि आज जब युद्ध का चौथा दिन है तो फिर क्या स्थिति बनती हुई दिख रही है। अगर ईरान की बात करें तो इसमें सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खामेनेई से लेकर उनकी जो पूरी टॉप लीडरशिप है उसके 48 नेता सैन्य अधिकारी अपनी जान गंवा चुके हैं। तो युद्ध में ईरान को जो नुकसान हुआ है उसमें अयतुल्लाह खामेनेई की मौत और इसी के साथ 48 नेता और सैन्य अधिकारी मारे गए हैं। अगला दिखाइए। इसी बीच देखिए इन हमलों में उसके 787 नागरिकों की मौत हो चुकी है और 1000 लोग घायल हो चुके हैं। तो यह है ईरान के नुकसान का पूरा लेखा जोखा, जिसमें 787 नागरिक मारे गए हैं, 48 नेता तो मारे ही गए हैं और 1000 लोग घायल भी हुए हैं। अगला दिखाइए। चलिए यहां से बताते हैं अपने दर्शकों को। ईरान के 31 में से 24 प्रांतों में 1200 से ज्यादा हवाई हमले हुए हैं। इनमें भी ज्यादातर हमलों में मिसाइलें और विस्फोटक से भरे ड्रोन रॉकेट बॉम्ब्स दागे गए हैं। ईरान के 153 शहरों में 504 जगहों पर बमबारी हुई है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि युद्ध में ईरान का कितना नुकसान हुआ है। 48 तो उनके नेता मारे गए हैं, लेकिन इसी के साथ साथ 24 प्रांतों पर अटैक है, 1200 से ज्यादा मिसाइल हमले हुए हैं, 153 शहर, 504 जगहों पर बमबारी। और अमेरिका का दावा है कि उसने समुद्र में ईरान के 11 युद्धपोत को भी नष्ट कर दिया है। 11 युद्धपोत। और अब तक युद्ध में ईरान के 14 लड़ाकू विमान नष्ट हो चुके हैं। अब दूसरी तरफ आइए और ये देखिए कि ईरान ने कितना नुकसान किया है। ईरान ने अब तक क्या किया है। मिडिल ईस्ट के यूएई, सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, कतर, सीरिया, इराक, जॉर्डन, यमन, इजराइल और साइप्रस 928 मिसाइलें दाग दी है। और 928 मिसाइलों के साथ साथ उन्होंने लगभग 245, ये 1245 ड्रोन है, दरअसल वो गलती हो गई है उसमें नंबर में, 1245, 1245 ड्रोन है। ईरान ने मिडिल ईस्ट के कुल 11 देशों में 27 अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। ईरान के हमलों से पूरे मिडिल ईस्ट में 24 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 224 लोग घायल हुए हैं।
इनमें भी सबसे ज्यादा 10 लोग इजराइल में मारे गए। इन्हीं हमलों में अब तक अमेरिका के 6 सैनिक भी मारे जा चुके हैं। तो अब हम आपको यह बता रहे हैं कि ईरान ने क्या क्या नुकसान किया है। ईरान का यह भी दावा है कि उसने इजराइल के प्रधानमंत्री दफ्तर और अरब सागर में अमेरिका के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर एब्राहम लिंकन पर हमला किया है। लेकिन अमेरिका और इजराइल दोनों इन दावों को गलत बता रहे हैं। हालांकि ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC का दावा है कि उसके मिसाइल हमले के बाद अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर एब्राहम लिंकन पीठ दिखाकर भाग गया है और अब वो अरब सागर में अपनी पुरानी जगह से पीछे चला गया है। जबकि अमेरिका इस दावे को भी स्वीकार नहीं कर रहा है। उसका कहना है कि ईरान युद्ध में झूठे दावे कर रहा है। किसने सोचा था कि रमजान के महीने में मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देशों के बीच ऐसी भयंकर जंग होगी और इसमें दोनों तरफ के मुसलमानों को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। ईरान और मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देशों के बीच एक कट्टर दुश्मनी और नफरत 2 वजहों से है। एक वजह है शिया और सुन्नी की वैचारिक लड़ाई और दूसरी वजह इन देशों की शासन व्यवस्था। ईरान कहता है कि मुस्लिम देशों की सत्ता अल्लाह के नुमाइंदों के हाथों में होनी चाहिए, जबकि सऊदी अरब, UAE, ओमान, कतर, कुवैत, बहरीन, जॉर्डन, इन सभी देशों का इसका विरोध करते हैं वो। और विरोध की वजह यह है कि इन देशों में राज परिवारों का शासन है। अगर ईरान की बात करें तो मिडिल ईस्ट के देशों में बल मिलता है, तो इन देशों में भी राज परिवारों को खत्म करना होगा, ईरान मानता है। और इसी वजह से ईरान और मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देशों में इतनी ज्यादा दरारें हैं। वहां पर धर्म के आधार पर लीडरशिप है, यहां पर राजशाही है। हालांकि यहां ईरान के इस्लामिक आइडिया का विरोध करने वाले देश ये भी कहते हैं कि ईरान धर्म को आगे बढ़ाकर कट्टरपंथ को मजबूत करता है। और काफी हद तक ये बात सही भी है। ईरान ने धर्म के नाम पर आज तक लोगों को मारा ही तो है। लेबनान में उसने हिजबुल्लाह के नाम से आतंकी संगठन बनाया, यमन में हूती के आतंकवादी पैदा किए, गाजा में हमास जैसे राक्षस को जिंदा रखा, और ये अब कट्टरपंथ के नाम पर हुआ है। ये सब कुछ आप खुद सोचिए। अभी मिडिल ईस्ट में एक ईरान है तो इतने कट्टरपंथी संगठन है, लेकिन अगर और देश भी ईरान की तरह यहां अपने अपने इस्लामिक शासन ले आए और मिडिल ईस्ट कट्टरपंथ से बर्बाद हो जाएगा। और यही कारण है कि मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देश ईरान का विरोध करते हैं। और इस युद्ध की जड़ में भी एक बड़ा कारण यही। क्या आप यकीन करेंगे कि ईरान हर 2 मिनट में मिडिल ईस्ट के देशों पर एक मिसाइल और एक ड्रोन दाग रहा है? और ये जो मिसाइलें ईरान की तरफ से मुस्लिम देशों पर दागी जा रही हैं, उनके नाम भी पवित्र धार्मिक ग्रंथ कुरान से ही लिए गए। तो सुनिए, इनमें ईरान की एक मिसाइल का नाम है शहाब 3, जिसका अर्थ होता है तारों की लपटें, और ये नाम कुरान से ही लिया गया है। ईरान की एक और मिसाइल का नाम है सेजिल, और ये नाम भी कुरान में बताई गई एक घटना पर आधारित है, जिसे सूरह अल-फील कहते हैं। ईरान ने अपनी जिन कद्र मिसाइलों से सऊदी अरब को निशाना बनाया, वो नाम भी कुरान से प्रेरित है। उसका उल्लेख शब कद्र के रूप में किया गया है। और ईरान इस युद्ध में 4थी पीढ़ी की उस मिसाइल का भी इस्तेमाल कर रहा है, जिसका नाम है खैबर शेकर, और ये नाम भी इस्लामिक इतिहास से लिया गया है। और इससे आप ये समझ पाएंगे कि ईरान का पूरा मिसाइल प्रोग्राम धर्म से प्रेरित है। और आप इस वीडियो को देखिए, जिसे ईरान की इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज एजेंसी ने जारी किया है, और इसमें यह दिख रहा है कि कैसे ईरान की मिसाइलें मिडिल ईस्ट के देशों में दहशत पैदा कर रही है। एक तरफ ईरान अंधाधुंध मिसाइलों और ड्रोन्स की बौछार कर रहा है, दूसरी तरफ इजराइल इस वक्त 2 मोर्चों पर युद्ध लड़ रहा है। इनमें एक मोर्चा उसने ईरान के खिलाफ खोला हुआ है, जबकि दूसरा मोर्चा उसने लेबनान में ईरान के प्रॉक्सी हिजबुल्लाह के खिलाफ खोल दिया है। आप बेरूत से आई इन तस्वीरों को देखिए, जहां इजराइल हिजबुल्लाह को सांस लेने का भी मौका नहीं दे रहा। बेरूत में आज इजराइल ने हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर मिसाइलें दागी। IDF के मुताबिक उसने अब तक हिजबुल्लाह के खुफिया मुख्यालय, हथियारों के गोदाम और कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होने वाले सैटेलाइट सिस्टम को नष्ट कर दिया है। इन हमलों के बाद बेरूत में कई जगहों पर आसमान में काले धुएं का गुबार है, और बेरूत के दक्षिणी इलाकों में इजराइल ने मंगलवार को भारी बमबारी की। इजराइल द्वारा किए गए हवाई हमलों के बाद पूरे इलाके में धुएं की मोटी चादर बिछ गई, और कुछ इलाकों में जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गई। देखिए, क्षेत्रफल और आबादी के मामले में इजराइल दुनिया के सबसे छोटे देशों में से एक है, लेकिन उसकी सैन्य ताकत ऐसी है कि वो लेबनान में भी हिजबुल्लाह को घुसकर मार रहा है, और नेतन्याहू की जो सेना है वो ईरान में भी लगातार हवाई हमले कर रहा है।
हम तस्वीरें दिखाते हैं। इनमें भी ईरान की नतान्ज न्यूक्लियर साइट को इजराइल और अमेरिका दोनों ने मिलकर निशाना बनाया और इन हमलों की पुष्टि सैटेलाइट तस्वीरों से हो गई है। इजराइल का यह भी दावा है कि उसने ईरान की सेना के उन जवानों को मार गिराया जो इजराइल के फाइटर जेट और सैनिकों को निशाना बनाने की तैयारी कर रहे थे। इजराइल ने बचने के लिए दौड़ रहे इन सैनिकों को घेर कर निशाना बनाया है। ये देखिए, वीडियो आपके सामने है। और इसके बाद इजराइल ने अपने लड़ाकू विमानों से ईरान के डिफेंस सिस्टम को भी नेस्तनाबूद कर दिया है। देखिए इसको। एशियन कप के दौरान ईरान की महिला फुटबॉल टीम ने एक बड़ा कदम उठाया है। आज पूरे विश्व में इसकी चर्चा है। मैच से पहले होने वाले राष्ट्रगान में ईरान की इन महिला फुटबॉल खिलाड़ियों ने अपने देश के नेशनल एंथम का सांकेतिक बहिष्कार किया और अब इसे सरकार विरोधी प्रदर्शनों और महिलाओं के अधिकारों के समर्थन से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि इन महिला खिलाड़ियों ने यह कदम ऐसे वक्त में उठाया है जब ईरान युद्ध में फंसा हुआ है।